5वीं और 6ठी अनुसूची संविधान में लाई गई और इसका मूल कारण ये है 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ और पूना पैक्ट के तहत बाबा साहब अम्बेडकर ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लड़ झगड़ कर, खासकर अंग्रेज़ों से लड़ झगड़ कर जो हक और अधिकार पाए थे, गांधी जी ने अपनी जान की बाजी लगाई और जान की बाजी लगाकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा जो अधिकार पाए थे, हासिल किए गए थे, वो सारे अधिकार छीन लिए गए। तो बाबा साहब एक योद्धा थे। उन्होंने सोचा कि पुनः पैक्ट की वजह से एससी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, अनुसूचित जाति के लोगों का, अछूत लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और ऐसा नुकसान हमारे आदिवासी लोगों का, शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों का, जो जंगल में निवास करते ऐसे लोगों का नहीं होना चाहिए। और इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने 5वीं और 6ठी अनुसूची का प्रावधान किया। अब ये 5वीं और 6ठी अनुसूची क्या है, ये समझने के पहले और 2 शब्द हम लोगों को समझने होंगे। उसमें एक शब्द है सलवा जुड़ूम और दूसरा शब्द है नक्सलवाद। उसमें से जो पहला शब्द है सलवा जुड़ूम, सलवा जुड़ूम का क्या अर्थ है? तो सलवा जुड़ूम का मतलब है तैयारी करके शिकार के लिए निकलना। छत्तीसगढ़ राज्य में बस्तर जिला है और बस्तर जिले में माड़िया या मारिया नाम की एक आदिवासी जाति है और उस आदिवासी जाति का ये शब्द है। मतलब बस्तर, छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले में जहाँ माड़िया आदिवासी लोग रहते हैं, उस माड़िया आदिवासी लोगों के अंदर नीचे बहुत सारे धातु की माइंस है और ये लोग अनपढ़ है, गवार है, जाहिल है और इन लोगों को आदिवासी भाषा में अबुझमार भी कहते हैं और अबुझमार का मतलब है नासमझ और नासमझ का मतलब है कि इनको कोई समझ में नहीं आता। तो ये जो 5वीं और 6ठी अनुसूची है, इसके तहत वो सलवा जुड़ूम जो है, भारत सरकार ने विदेशी लोगों के साथ साथ पूरे भारत का सैटेलाइट सर्वे किया और सैटेलाइट सर्वे करने के बाद उनको पता चला कि जहाँ जहाँ हमारे आदिवासी निवास करते हैं, जहाँ जहाँ हमारे आदिवासी रहते हैं और उनके नीचे जहाँ रहते हैं उनके नीचे लगभग 89 प्रकार के मूल्यवान धातु है और उस 89 प्रकार के मूल्यवान धातु की अंदाजित कीमत है 11,000 लाख करोड़, इतनी कीमत है उनकी। और ये जो 11,00,000 करोड़ रुपए की लागत के जो धातु है, आदिवासी जहां बसते हैं उनके नीचे है। तो भारत देश के लोग जो है, खासकर ब्राह्मण बनिया लोग, उनके सामने एक संकट खड़ा हुआ कि जहां आदिवासी बसते हैं, जहां आदिवासी रहते हैं, उनके नीचे ये धातु है और उनकी कीमत इतनी है और ये कीमत इतनी है कि 11,00,000 करोड़ का मतलब होता है कि हर आदिवासी को 35% भी रॉयल्टी दी जाए तो भारत का हर आदिवासी, जो भारत के आदिवासी की संख्या आज की तारीख में 11,66,972 है, 11,66,972 आदिवासी लोग, अगर उनको 35% रॉयल्टी भी दी जाती है तो हर आदिवासी हमारा करोड़पति हो सकता है। अमिताभ बच्चन के कार्यक्रम में जाकर कौन बनेगा करोड़पति, होगा या नहीं होगा इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन आदिवासियों को अगर 35% रॉयल्टी मिलेगी तो हर आदिवासी यकीनन करोड़पति हो सकता है। ये बात हम लोगों को कम मालूम है, आदिवासी लोगों को कम मालूम है,
इसलिए तो उनके लिए उन्होंने शब्द यूज किया अबूझमार। अबूझमार का मतलब है जिसको बुझता नहीं, बुझता नहीं का मतलब है जिनको समझता नहीं। तो उन्होंने क्या किया, आदिवासियों को उस जमीन से हकालने के लिए, निकालने के लिए, उनका माइग्रेशन करने के लिए एक तरकीब, पहली तरकीब शुरू की। कौन सी? उन्होंने एसपीओ की भर्ती की। और एसपीओ का मतलब है स्पेशल पुलिस ऑफिसर। और ये स्पेशल पुलिस ऑफिसर जो है वो आदिवासी का ही होगा, ये रेगुलर भर्ती नहीं होगी, ये विशेष भर्ती होगी। और विशेष भर्ती का मतलब है कि ये रेगुलर नहीं होगी। और दूसरा अर्थ यह है कि केवल आदिवासी ही पुलिस अधिकारी होगा, क्योंकि ये आदिवासी लोग अपनी जमीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं, अपने जमीन से निकलने के लिए तैयार नहीं, अपने जमीन से दूसरी जगह जाने के लिए तैयार नहीं है, माइग्रेट होने के लिए तैयार नहीं है। और जब तक आदिवासी जहां बसते हैं वहां से माइग्रेट नहीं होंगे तब तक जमीन खाली नहीं होगी। और जब तक जमीन खाली नहीं होगी तब तक वहां माइन प्रोजेक्ट चलाया नहीं जा सकता। और जब तक माइन प्रोजेक्ट चलाए नहीं जा सकते तब तक 89 प्रकार के मूल्यवान धातु उनको मिल नहीं सकते। और जब तक 89 प्रकार के मूल्यवान धातु उनको मिल नहीं सकते तब तक 11 लाख हजार करोड़ की संपत्ति भी मिल नहीं सकती। हम लोगों को, खासकर आदिवासी और बिगर आदिवासी लोगों को, ये सारी बातें समझनी होगी और गंभीरता से समझनी होगी। इसलिए उन्होंने स्पेशल पुलिस ऑफिसर की भर्ती की और उसमें केवल आदिवासी को ही पुलिस ऑफिसर बनाया। इसका मतलब है जो आदिवासी जंगल छोड़ना नहीं चाहते, बस्ती छोड़ना नहीं चाहते, अपनी जगह से माइग्रेट होना नहीं चाहते, ये स्पेशल पुलिस ऑफिसर उन पर गोलीबार करेंगे। और उनकर जब गोलीबारी करेंगे तो होगा क्या? मारने वाले आदिवासी होंगे, मरने वाले आदिवासी होंगे। और जब इनको मारा जाएगा तब भारत सरकार स्पेशल पुलिस ऑफिसर को कहेगी कि अब अपना काम हो गया है, अब आपकी ड्यूटी खत्म हो गई, अब अभी पुलिस ऑफिसर नहीं। मतलब आदिवासियों द्वारा आदिवासियों को मारने का पहला कार्यक्रम है उनका सलवा जुड़ूम। मतलब प्लानिंग के साथ शिकार को जाना और शिकार को जाना और शिकार करना, ये उनका पहला कार्यक्रम उन्होंने आदिवासियों के खिलाफ चलाया। और जिसकी आदिवासियों को और खासकर पढ़े लिखे आदिवासियों को इसकी जानकारी नहीं, और बिगर आदिवासियों को तो जानकारी होने का कोई सवाल ही नहीं। वे जैसे आदिवासी के हाथों आदिवासी मारते हैं, वैसे उनका देश में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है जिसको नेशनल गेम कहा जा सकता है। कैसे? कन्वर्टेड मूल निवासी को नॉन कन्वर्टेड मूल निवासी से मारते हैं। मतलब क्या कि SC, ST, OBC और NT, DNT, VJNT के लोग ये नॉन कन्वर्टेड मूल निवासी है। और जैन, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, सिख, लिंगायत और मुसलमान ये कन्वर्टेड मूल निवासी है। और भारत में जो चलता है दंगा फसाद, वो कन्वर्टेड मूल निवासी और नॉन कन्वर्टेड मूल निवासी इसमें चलता है। मतलब मारने वाले हम और मरने वाले भी हम, जलाने वाले हम और जलने वाले भी हम हैं। मतलब मूल एक भाई दूसरे भाई को मारता है। दूसरा उनका कार्यक्रम है नॉर्थ इंडिया में वाल्मीकि वर्सेस चमार का, साउथ इंडिया में माला वर्सेस मादिगा का, राजस्थान में मीणा विरुद्ध गुर्जर का, और महाराष्ट्र में पहले कार्यक्रम हुआ करता था महार वर्सेस चमारों का। फिर उन्होंने बनाया महार वर्सेस मातंगों का, अब उन्होंने बनाया OBC वर्सेस मराठों का, अब वो बना रहे हैं मराठा वर्सेस धनगरों का। मतलब जब तक दो जाति आपस में झगड़ा नहीं करती तब तक ब्राह्मण का फायदा होने वाला नहीं। अगर हम अपने से झगड़ा नहीं करते तो सरकार झगड़ा लगाने की पुरजोर कोशिश करता है, और यही कोशिश सलवा जुड़ूम के माध्यम से उन्होंने की है और आदिवासी द्वारा आदिवासियों को मारने का कार्यक्रम शुरू किया। मतलब उनका मकसद क्या है? मकसद है कि जहां आदिवासी बसते हैं उस एरिया से आदिवासियों को निकालना।
जब निकालेंगे जगह खाली हो जाएगी, खाली हो जाएगी तो माइनिंग प्रोजेक्ट आएंगे, माइनिंग प्रोजेक्ट आएंगे, 89 प्रकार के धातु मिलेंगे, 89 प्रकार के धातु मिलेंगे तो जो रकम है, अभी मैंने कहा था कि 11,000 लाख करोड़ रकम है, जो 11,000 लाख करोड़ की रकम हमारे हाथ से जाएगी और दुश्मन के हाथ में लगेगी, ये उनका पहला कार्यक्रम है। दूसरा है साथियों नक्सलवाद। अब ये नक्सलवाद क्या है? नक्सलवाद सरकार कहती है ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, सरकार ही कहती है, जो लोग सरकार चलाते हैं वही कहते हैं कि ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। सुप्रीम कोर्ट कहता है ये नए आर्थिक नीति का परिणाम है, मतलब नक्सलवाद नई आर्थिक नीति का परिणाम है। लेकिन बामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा ने ये निष्कर्ष निकाला है कि भारत सरकार और भारत सरकार में शामिल ब्राह्मण लोग आदिवासियों को संवैधानिक अधिकार देने के लिए तैयार नहीं। 3 निष्कर्ष है। पहला निष्कर्ष है सरकार का, और वो मीडिया के द्वारा बताने की कोशिश कर रही है कि ये क्या है, ये केवल लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, क्योंकि पहले 226 जिलों में नक्सलवाद था, अब ये फैलकर 272 जिलों में फैल गया है। इसलिए सरकार कहती है लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। और सरकार के बाद सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सरकार ने जो 91 से नई आर्थिक नीति अवलंब की है वो आर्थिक नीति का ये परिणाम है। लेकिन बामसेफ तथा भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब का ये कहना है, ये निष्कर्ष है कि भारत सरकार और भारत सरकार में शामिल ब्राह्मण लोग आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार को मान्यता देने के लिए तैयार नहीं है। और मुझे लगता है ये तीसरा जो है वो सही है, क्योंकि भारत सरकार और भारत सरकार में शामिल ब्राह्मण लोग आदिवासी लोगों को जो संविधान अधिकार मिले हैं वो संवैधानिक अधिकार देने के लिए तैयार नहीं। अब ये नक्सलवाद है क्या? बहुत सारे लोग नक्सलवाद 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 करते हैं। जब एससी और एसटी के लोग आरक्षण मांगते हैं तो ब्राह्मण लोग उनको कहते हैं ये आरक्षणवादी है, ओबीसी लोगों को कहते हैं ये जातिवादी है, मुसलमान लोगों को कहते हैं ये आतंकवादी है, और आदिवासी लोगों को कहते हैं ये नक्सलवादी है। और ब्राह्मण कौन है? राष्ट्रवादी है। मतलब ब्राह्मण राष्ट्रवादी है, आदिवासी नक्सलवादी है, मुस्लिम आतंकवादी है, एससी एसटी आरक्षणवादी है, और मराठा कुंबी और ओबीसी लोग ये जातिवादी है। मतलब हर किसी को एक नाम दिया है और खुद कहते हैं हम राष्ट्रवादी है। तो ये नक्सलवाद क्या है साथियों? वेस्ट बंगाल में नक्सलवाड़ी नाम का एक गांव है। इट इज अ प्लेस, इट इज अ विलेज इन वेस्ट बंगाल। ये पश्चिम बंगाल में नक्सलवाड़ी नाम का एक गांव है, और उस गांव से यह आंदोलन शुरू हुआ, इसलिए इस आंदोलन को नक्सलवादी आंदोलन कहते हैं। अभी सवाल है आंदोलन शुरू किसने किया? जिन 2 आदमी ने इस आंदोलन को शुरू किया उनका नाम है, एक चारू मुजुमदार और दूसरा है कनु सन्याल। चारू मुजुमदार भी ब्राह्मण है, कनु सन्याल भी ब्राह्मण है। ब्राह्मणों ने नक्सलवादी आंदोलन शुरू किया और आदिवासी के माथे पर ठप्पा मारा कि यह आदिवासियों का आंदोलन नक्सलवादी आंदोलन है। इसलिए साथियों हम लोगों को ये समझने की जरूरत है कि असल में नक्सलवाद क्या है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो बात है वो ये बात यह है कि जहां हमारे आदिवासी भाई बसते हैं उन्होंने नक्सलवाद क्यों शुरू किया, नक्सलवादी आंदोलन शुरू क्यों किया? 91 से यह आंदोलन लगभग समाप्त हो चुका था, लेकिन फिर दोबारा ये आंदोलन कैसे फिर शुरू हुआ, इसका पुनर्स्थापना कैसे हुई, ये देखने के लिए भी एक उदाहरण देखना जरूरी है। जैसे मैंने अभी कहा कि जहां आदिवासी बसते हैं उन आदिवासियों के नीचे जंगल में, उस जंगल के नीचे 89 प्रकार के मूल्यवान धातु है, और जिसकी अंदाजित कीमत है 11,000 लाख करोड़ रुपए।
और ये सैटेलाइट सर्वे हुआ। भारत सरकार की मदद से विदेशी कंपनियों ने, मल्टीनेशनल कंपनियों ने, बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने इसका सैटेलाइट सर्वे किया और सर्वे के बाद इनको ये खनिज पदार्थों का पता चला, इस मौल्यवान धातुओं का पता चला। अब इनके मुंह में लालच, इनके मुंह में पानी आया और उनको ये जमीन चाहिए। मतलब विदेशी लोग, बहुराष्ट्रीय कंपनियां वाले लोग, एमएनसी वाले लोग इस जमीन को खरीदना चाहते हैं। भारत सरकार यह जमीन उनको बेचना चाहती है। भारत सरकार ये जमीन उनको बेचना चाहती है, विदेशी लोग ये जमीन खरीदना चाहते हैं। ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसमें एक समस्या है और वो समस्या बाबा साहब अम्बेडकर ने निर्माण की है। विदेशी कंपनियां इस जमीन को, जहां आदिवासी बसते हैं, वह जमीन खरीदना चाहती है और भारत सरकार उसको जमीन बेचना भी चाहती है। लेकिन एक समस्या है और उस समस्या का नाम है डॉक्टर अंबेडकर। उस समस्या का नाम है डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखा हुआ संविधान, और उस समस्या का नाम है उस संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची, 5th एंड 6th शेड्यूल। क्योंकि ये 5वीं और 6ठी अनुसूची के अनुसार केंद्र सरकार, भारत सरकार कोई भी हो, आदिवासी की जमीन खरीद नहीं सकती, जबरदस्ती से छीन नहीं सकती, जबरदस्ती से छीनना छोड़ो, खरीद भी नहीं सकती। अब खुद भारत सरकार अगर 5वीं और 6ठी अनुसूची के अनुसार आदिवासियों की जमीन छीन नहीं सकती, खरीद नहीं सकती, जबरदस्ती नहीं कर सकती, तो विदेशी लोग ये जमीन खरीदे, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जब भारत सरकार ये जमीन खरीद नहीं सकती तो विदेशी लोग इसको खरीदे, इसका कोई सवाल पैदा नहीं होता। और इसका मूल कारण है, कौन सा मूल कारण है? इसका मूल कारण है 5वीं और 6ठी अनुसूची। और 5वीं और 6ठी अनुसूची के अनुसार भारत सरकार और विदेशी लोगों का सांठगांठ हुआ है, फिर भी भारत सरकार उनको बेचना चाहती है पर बेच नहीं सकती। इसलिए भारत सरकार और विदेशी लोगों ने, बहुराष्ट्रीय कंपनियां चलाने वाले लोगों ने, एमएनसी चलाने वाले लोगों ने, मल्टीनेशनल कंपनियां चलाने वाले लोगों ने एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया, एक गुप्त समझौता किया, और गुप्त समझौते के तहत उन्होंने आदिवासियों को उस जंगल से निकालने का, हकालने का, माइग्रेट करने का प्लान बनाया। क्योंकि अगर आदिवासी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी जाते हैं तो उनको समर्थन नहीं मिलना चाहिए, इसलिए उनको नक्सलवादी घोषित किया। किसी का भी समर्थन नहीं मिलना चाहिए, ये बात उन्होंने निश्चित की, और निश्चित करने के बाद उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनको समर्थन नहीं मिलना चाहिए, जो मानव अधिकार आयोग है उसका समर्थन नहीं मिलना चाहिए। और इतना ही नहीं साथियों, जो बिगर आदिवासी भारत में रहते हैं, वो बिगर आदिवासी लोग, जिसमें एससी के लोग हैं, जिसमें ओबीसी के लोग हैं, जिसमें एनटी, डीएनटी, विजेंटी के लोग हैं, जिसमें मुस्लिम लोग हैं, जिसमें क्रिश्चियन लोग हैं, जिसमें लिंगायत लोग हैं, जिसमें सिख लोग हैं, जिसमें बुद्धिस्ट लोग हैं, और जिसमें जैन लोग हैं, महिमा धर्मी वाले लोग हैं, इनका भी समर्थन नहीं मिलना चाहिए। मतलब आदिवासियों को सिंगल आउट करने के लिए उन्होंने ये प्लान बनाया और नक्सलवाद का मुद्दा लाया। मतलब आदिवासियों को सिंगल आउट करने के लिए उन्होंने सलवा जुलूम लाया, आदिवासियों को सिंगल आउट करने के लिए उन्होंने दूसरा नक्सलवाद का मुद्दा लाया, और बिगर आदिवासी का, आदिवासियों को समर्थन ना मिले इसकी व्यवस्था की। हम बिगर आदिवासी है, हम एससी है, हम ओबीसी है, हम एनटी है, हम डीएनटी है, हम विजेएनटी है, हम मुस्लिम है, हम सिख है, हम क्रिश्चियन है, हम बुद्धिस्ट है, हम जैन है, हम लिंगायत है, हम आदिवासियों को समर्थन देना चाहते हैं। लेकिन जब भारत सरकार उनको नक्सलवादी कहती है, जब मीडिया उनको नक्सलवादी कहते हैं, तो हम कैसे समर्थन देंगे? मतलब बिगर आदिवासियों का, आदिवासियों को किसी भी हालत में समर्थन नहीं मिलना चाहिए। इसके लिए वो आदिवासियों को आइसोलेट करना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं, और अलग करके पीटना चाहते हैं। ये
जितने जल्दी आदिवासी लोग समझे उससे भी ज्यादा जल्दी जो बिगर आदिवासी है उन लोगों को ये बात समझ में आनी चाहिए। और इसलिए आदिवासियों को अलग करने के लिए ये अलगीकरण का मुद्दा है, ये सेग्रीगेशन का मुद्दा है। और आदिवासियों को अलग करने के लिए इन्होंने गैर आदिवासी का आदिवासियों को समर्थन ना मिले, क्योंकि ये न्याय संगत लड़ाई है, न्यायपूर्ण लड़ाई है। आदिवासियों को न्याय मिलना चाहिए, बिगर आदिवासी समर्थन देना चाहते हैं, लेकिन उनको केवल नक्सलवादी घोषित करने की वजह से बिगर आदिवासी उनको समर्थन देने के लिए तैयार नहीं, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी उनको न्याय मिलने वाला नहीं, इसकी उन्होंने पूरी व्यवस्था की है। इसलिए तो सरकार कहती है लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, इसलिए तो सर्वोच्च न्यायालय या न्यायपालिका कहती है ये नई आर्थिक नीति का परिणाम है। इसका मतलब है ये जानबूझकर प्लान बनाकर सब हो रहा है। इसमें सबसे पहला मुद्दा इन शॉर्ट में आपको बताना चाहूंगा कि सरकार आदिवासियों की जमीन हड़प करना चाहती है, और वो जमीन उनको संविधान के 5वीं और 6वीं अनुसूची के अनुसार हड़प नहीं कर सकते। दूसरा, उसके लिए आदिवासी आंदोलन कर रहे हैं और गैर आदिवासी को उनका समर्थन मिल सकता है। ये गैर आदिवासी का समर्थन उनको नहीं मिलना चाहिए, इसलिए आदिवासियों को भारत सरकार या मीडिया नक्सलवादी घोषित करता है। कल्पना करो कि अगर कोई अच्छा कुत्ता है और अच्छे कुत्ते का प्रचार करो, ये पागल है पागल है पागल है, केवल प्रचार करो 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना 6 महीने प्रचार करो, ये पागल है पागल है पागल है पागल है, और 6 महीने के बाद गोली मारो, तो लोग कहते हैं अच्छा हुआ पागल था, नहीं तो किसी को काटता और 21 इंजेक्शन लगाने पड़ते। मतलब पहले वो प्रचार करते हैं पागल है पागल है पागल है, और फिर गोली मारते हैं। जो गलत है उसको जायज ठहराने का मामला है। वैसे ही आदिवासी को पहले प्रचार करते हैं, प्रोपोगंडा करते हैं, आदिवासी नक्सलवादी है नक्सलवादी है नक्सलवादी है, और कोई गोली मारता है, और जब उनको गोली मारी जाती है तब लोग कहते हैं अच्छा हुआ नक्सलवादी मरा। मतलब नक्सलवादी के नाम पर आदिवासियों को मारने का यह फंडा उन्होंने शुरू किया है, ताकि आदिवासी अपनी जल जंगल और जमीन को छोड़कर दूसरे एरिया में शिफ्ट हो जाए, माइग्रेट हो जाए, स्थलांतरित हो जाए, स्थानांतरित हो जाए, वहां से चले जाए, ताकि उस जमीन के नीचे गड़े हुए जो भी मूल्यवान धातु है उनको मिले। ये सोची समझी साजिश उन्होंने रची है, और उस साजिश के हम लोग शिकार हो गए हैं। इसलिए साथियों 5वीं और 6वीं अनुसूची अगर हम लोगों को समझनी है तो ये 5वीं और 6वीं अनुसूची के लिए सलवा जुड़ुम और नक्सलवाद, इस मुद्दे को पहले हमें समझना होगा। जब तक इस मुद्दे को हम समझ नहीं पाएंगे तब तक 5वीं और 6वीं अनुसूची हमारे समझ में नहीं आएगी। अभी जो दूसरा मुद्दा है साथियों कि आदिवासियों को संविधान में मिले तमाम मौलिक अधिकारों को अनुसूची 9 में डाले बगैर आदिवासियों का विकास संभव नहीं है। साथियों, ये जो 5वीं और 6वीं अनुसूची है इसकी एक विशेषता है। क्या विशेषता है? इसकी विशेषता है कि यह स्वायत्त प्रशासन है। मतलब आदिवासी ही आदिवासी का राजा है। मतलब उस एरिया में, उस गांव में, उस तहसील में, उस जिले में, उस राज्य में आदिवासी का शासन और प्रशासन चलेगा। मतलब ये स्वायत्त होगा। और आदिवासी वहां किसी गांव में अगर कलेक्टर को जाना है भारत सरकार के, एसपी को जाना है भारत सरकार के, तो उस कलेक्टर को और एसपी को भी जो आदिवासी उस गांव का मुखिया है उसके पहले परमिशन लेनी पड़ती है, और उसने परमिशन दी तो गांव के अंदर प्रवेश करने की अनुमति है। इसको शेड्यूल एरिया बोलते हैं। अभी बाबा साहब ने यह व्यवस्था की क्योंकि एससी का नुकसान पुनः पैक्ट से हुआ, आदिवासी का नहीं होना चाहिए। तो आदिवासी का नुकसान ना हो इसलिए 5वीं और 6वीं अनुसूची की व्यवस्था की, उनको स्वतंत्र किया। उम्मीदवार भी उनका ही होगा, वोट देने वाला भी उनका ही होगा, चुनकर आने वाला भी उनका ही होगा, हर चीज उनकी होगी।
और ये 5वीं और 6ठी अनुसूची उन्होंने इसलिए लाई ताकि एससी जैसा एसटी का नुकसान ना हो, क्योंकि एससी हमारा भाई है, एसटी हमारा भाई है, ओबीसी हमारा भाई है, एनटी डीएनटी विजेंटी हमारा भाई है, और इनमें से जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया वे जैन, बौद्ध, क्रिश्चियन, मुस्लिम, सिख और लिंगायत हमारे भाई है। और इन लोगों की व्यवस्था बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में की है। तो कानून तो मतलब संविधान में सूची डाली, संविधान में आर्टिकल लिखा, लेकिन केवल संविधान में आर्टिकल लिखने से काम नहीं होता। ये संविधान लागू होने के बाद 70 साल हो गए, हमें पता चल गया कि केवल आर्टिकल लिखने से काम नहीं होता। मैं तो शुक्रगुजार मानता हूं बामसेप और बामसेप चलाने वाले नेताओं का, खासकर बामसेप के विद्यमान राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब का। इसलिए शुक्रगुजार हूं, इसलिए धन्यवाद उनको देना चाहूंगा कि उन्होंने कम से कम 5वीं और 6ठी अनुसूची आदिवासी लोगों में चर्चा करने के लिए लाई। इसकी तो चर्चा भी नहीं होती थी, जानकारी भी नहीं थी। बामसेप के माध्यम से हर साल इस पर सब्जेक्ट रख के ये चर्चा में लाना शुरू किया, तब लोगों को पता चला कि 5वीं और 6ठी अनुसूची संविधान में है और वो हमारे लिए है, हमारे स्वायत्त शासन के लिए है, हमारे अलग से प्रशासन के लिए है, और भारत सरकार भी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। तब जाकर पता चला लोगों के 5वीं और 6ठी अनुसूची है। अभी साथियों, आर्टिकल 1 होता है, आर्टिकल 1 होता है आर्टिकल को लागू करने के लिए कानून। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 15 के तहत, आर्टिकल 16 के तहत, आर्टिकल 15 के तहत शिक्षा का प्रावधान, शिक्षा का रिजर्वेशन दिया, आर्टिकल 16 के तहत नौकरी का रिजर्वेशन दिया। लेकिन केवल का आर्टिकल लिखा, संविधान में आर्टिकल है, लेकिन उसका अमल करने के लिए कोई कानून नहीं है। इसलिए आज तक एससी और एसटी को जितना भी आरक्षण मिला है उसका अमल नहीं हुआ है। संविधान में जितना प्रावधान किया है उतना आरक्षण हम लोगों को नहीं मिला है। हमारा बैकलॉग अभी भी अधूरा है। इसलिए हम डिमांड करते हैं कि रिजर्वेशन इंप्लीमेंटेशन एक्ट होना चाहिए। 2004 में कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में यह मुद्दा डाला था, लेकिन कांग्रेस सत्ता पर आने के बाद ऐसा कुछ काम नहीं करते। वो चुनकर आई इस मुद्दे पर, और 2000 से 2009 और 9 से 14 तक कांग्रेस 10 साल सत्ता में थी, लेकिन कांग्रेस ने रिजर्वेशन इंप्लीमेंटेशन एक्ट मैनिफेस्टो में लाया मगर अमल में नहीं लाया। मैं आपको बताने की ये कोशिश कर रहा हूं, एक होता है आर्टिकल और दूसरा होता है उस आर्टिकल को प्रभावी तरीके से अमल में लाने के लिए कानून। दूसरा आर्टिकल 17 बाबा साहब ने लाया, और आर्टिकल 17 क्या है? आर्टिकल 17 है अस्पृश्यता का पालन करना कानूनन गुनाह है, अपराध है। तो अछूतापन का पालन करना अगर अपराध है, ये आर्टिकल लिखा, लेकिन उसका अमल करने के लिए 1955 को कानून लाया, और वो बाबा साहब अम्बेडकर ने कानून लाया। कौन सा? सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1955। मतलब संविधान में केवल आर्टिकल है, लेकिन आर्टिकल का ईमानदारी से और पूरी निष्ठा से अगर पालन करना है और ये लागू करना है, सक्रियता से लागू करना है, तो कानून बनाना पड़ेगा। क्योंकि जिनके हाथ में संविधान है और भारत की सत्ता है, देश चलाने की सत्ता है, वे उन लोगों की मंशा नहीं है, इच्छा नहीं है कि वो कानून लागू हो, लेकिन वो करना चाहिए। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जब हयात थे, जिंदा थे, तब 1955 में उन्होंने कानून लाया। कौन सा? सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1955। और उसमें भी सेक्शन 7 और सेक्शन 8 है जो अस्पृश्यता का पालन करने के विरोध में है। 123 प्रकार की अस्पृश्यता उन्होंने वहां बताई है।
मैं बताने की ये कोशिश कर रहा हूं साथियों कि 5वीं और 6ठी अनुसूची है संविधान में, लेकिन 5वीं और 6ठी अनुसूची को लागू करने के लिए कानून कहां है? जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने अस्पृश्यता नष्ट करने हेतु जैसे सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1955 लाया, वैसे अभी 89 को राजीव गांधी ने भी एक्ट बनाया उसमें सुधार करके, और वो एक्ट का नाम है SC/ST एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट 1989। अभी ये भी क्यों बनाया, इसके पीछे भी राजीव गांधी की एक सोच है। क्या सोच है? वो ऐसे ही कानून नहीं बनाते, जानबूझकर कानून बनाते हैं। जो 55 को कानून बना उसमें एक खास विशेषता थी साथियों, 55 के कानून के तहत जितनी भी एट्रोसिटी केसेस हुई वो केवल ब्राह्मणों के ऊपर हुई। तो ब्राह्मणों के ध्यान में आया ये कानून हमारे हित में नहीं है, इसलिए जब राजीव गांधी सत्ता में आया, पूर्ण बहुमत आया, 413 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनको मिली, और उनकी माताजी मर गई तो माताजी की सहानुभूति उनको मिली, और 413 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेकर वो संसद में आए और प्रधानमंत्री बने, और उन्होंने 89 को कानून किया। कौन सा? SC/ST एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट 1989। क्या उद्देश्य था उनका? उनका उद्देश्य था गांव में SC और ST पर, खासकर SC पर कौन अन्याय करता है? तो OBC करता है। और जो अपर लेयर OBC है, जैसे महाराष्ट्र में मराठा है, गुजरात में पटेल है, आंध्र में रेड्डी है, पंजाब और दिल्ली और हरियाणा में जाट है, राजस्थान में राजपूत है, तो ये लोग अन्याय करते हैं। जब ये लोग अन्याय करेंगे, अपर लेयर OBC वाले अगर ये अन्याय करेंगे तो SC/ST वाले उनके खिलाफ केसेस दायर करेंगे। जब SC/ST वाले उनके खिलाफ केसेस दायर करेंगे तो SC/ST वर्सेस OBC का झगड़ा लग जाएगा, हमारा क्या जाएगा? और जैसा राजीव गांधी ने सोचा वैसा ही हुआ। मतलब पहले 95 के कानून से केवल ब्राह्मणों पर एट्रोसिटी के केसेस होते थे, और 89 के बाद वो जो अपर लेयर OBC है उनके ऊपर एट्रोसिटी के केसेस होने लगे। मतलब बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में जिनके लिए प्रावधान किया, SC के लिए, ST के लिए, OBC के लिए, NT-DNT विजेंटी के लिए, और इनमें से धर्म परिवर्तन किए हुए लोगों के लिए और महिलाओं के लिए, इनको बाबा साहब एक समाज बनाना चाहते थे, एक बड़ा प्रवर्ग बनाना चाहते थे, और उसमें दरार पैदा करने का काम राजीव गांधी द्वारा हुआ। मैं ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं अनुसूची 9 की तरफ जाने के लिए, कि कोई भी अगर कानून, कोई भी आर्टिकल है तो आर्टिकल को अमल में लाने हेतु कानून होना अनिवार्य है। वैसे 5वीं और 6ठी अनुसूची के अनुसार वो आदिवासी एरिया में कोई आ नहीं सकता, और आदिवासी की जमीन कोई छीन नहीं सकता, ना खरीद सकता है। केवल आदिवासी की जमीन आदिवासी ही खरीद सकता है, अगर ऐसा कानून है। और यह स्वायत्त शासन और प्रशासन है, संविधान में है। दिखने के लिए अच्छा है, बोलने के लिए और भी अच्छा है, और सुनने के लिए उससे भी ज्यादा अच्छा है, लेकिन अमल करने के लिए कानून का है। इसलिए ये जो पहला सब्जेक्ट आपने रखा था, जो मैंने दूसरी बार पढ़ा, वो है आदिवासियों को संविधान में मिले तमाम मौलिक अधिकारों को अनुसूची 9 में डाले बगैर आदिवासियों का विकास संभव नहीं। जैसे मैंने उदाहरण देकर आपको बताया एट्रोसिटी के बारे में, वैसे ये आदिवासी के लिए जो 5वीं और 6ठी अनुसूची है, इसको लागू करने के लिए, वर्ड एंड स्पिरिट से लागू करने के लिए, पूरी ईमानदारी निष्ठा से लागू करने के लिए, अगर लागू करना है ईमानदारी और निष्ठा से, तो आपको
9वीं अनुसूची में डालना होगा और कानून बनाना होगा 5वीं और 6ठी अनुसूची अमल करने वाला कानून। अगर ऐसा हम बनाते हैं तब जाके 5वीं 6ठी अनुसूची लागू होगी। अगर 5वीं 6ठी अनुसूची लागू होगी तो आदिवासियों का शासन प्रशासन स्वायत्त होगा। अगर ऐसा होगा, वहां जहां बसते हैं वो जंगल, वो जमीन, ये सब जंगल, जमीन और जल उनका होगा और उस पर कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता। ये कानून बनाने से होगा। अब कानून बनाने का काम कौन करता है? अभी जो कानून बनाने का काम है साथियों, बहुत सारे हमारे जो लोग चुनकर जाते हैं। अभी 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संसद में है। 543 में से 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एससी और एसटी के हैं और एससी और एसटी के 131 पार्लियामेंट अगर वहां डिमांड रखते हैं कि 9वीं अनुसूची में डालकर इसके लिए कानून बनाया जाए और 5वीं और 6ठी अनुसूची लागू किया जाए तो सरकार को करना पड़ेगा। आपको उदाहरण दे दूं मैं, तेलंगाना कैसे निर्माण हुआ? तेलंगाना ऐसे नहीं निर्माण हुआ। आंध्र प्रदेश के केवल 6 एमपी सफेद लुंगी वाले, केवल 6 एमपी ने 5 दिन संसद बंद कर दी, पार्लियामेंट बंद कर दी और 5 दिन बंद करने के बाद 6ठे दिन निर्णय हुआ, तेलंगाना स्वतंत्र तेलंगाना का निर्माण हुआ। मतलब 6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तेलंगाना स्वतंत्र राज्य निर्माण कर सकते हैं 5 दिन संसद को बंद करके, पार्लियामेंट को बंद करके। तो हमारे 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्यों नहीं कर सकते? हमारे 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो क्यों नहीं कर सकते? और इसका पहला और मुख्य कारण है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट की वजह से ये लोग नहीं कर सकते, क्योंकि उसी समय बाबा साहब ने कहा था पूना पैक्ट डिस्फ्रेंचाइज अवर पीपल। पूना पैक्ट ने हमारे लोगों को वोट के अधिकार से प्रभावहीन किया। कैसे? हम जिसको चुनना चाहते हैं वो चुनकर नहीं जाता और हम जिसको चुनना चाहते हैं वो चुनकर नहीं जाता और जिसको चुनना नहीं चाहते साला वो चुनकर जाता है। ये निर्णय कौन ले रहा है? अभी सीएए का निर्णय, एनआरसी का निर्णय, एनपीआर का निर्णय कौन ले रहा है? ये लॉकडाउन के अंदर किसानों के खिलाफ 3 अध्यादेश निकाले, कौन निर्णय ले रहा है? कामगारों के खिलाफ कानून बनाए, कौन निर्णय ले रहा है? भाजपा सरकार, केंद्र सरकार निर्णय ले रही है ना। अभी केंद्र सरकार अगर निर्णय ले रही है और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है, अभी केंद्र सरकार निर्णय ले रही है इतने बड़े हमारे एससी एसटी ओबीसी के विरोध में, और हमारे लोग वहां कितने हैं? एससी एसटी के 131 है, ओबीसी के 200 है, मुसलमान लगभग 22 है। इतनी बड़ी संख्या, आधे से भी ज्यादा संख्या हमारी है और हमारे लोगों के खिलाफ निर्णय लिए जा रहे हैं, क्योंकि उनको वहां बोलने का भी अधिकार नहीं है। इसका कारण पूना पैक्ट है। तो वहां कानून बनाने की जो बात है वहां हमारे लोग चुप है। बीजेपी सरकार में, अभी केंद्र सरकार में 76 एमपी एससी एसटी के हैं। अभी केंद्र की एमपी की संख्या है 302 और 302 में से 76 माइनस करो तो अभी केंद्र सरकार, अभी बीजेपी की सरकार, अभी नरेंद्र मोदी की सरकार गिर सकती है। गिराना इनके हाथ में है, लेकिन ये ऐसा नहीं कर रहे, क्योंकि ये लोग एससी के हैं, ये लोग एसटी के हैं, ये लोग ओबीसी के हैं, ये लोग माइनॉरिटी के हैं, लेकिन काम कांग्रेस के लिए करते हैं, काम बीजेपी के लिए करते हैं, काम सीपीआई के लिए करते हैं, काम सीपीआईएम के लिए करते हैं और काम तृणमूल के लिए करते हैं। 3.5% ब्राह्मणों की 5 नेशनल पार्टियां हैं और ये हमारे लोग उनके लिए काम करते हैं। इसलिए जो कानून बनाने का मुद्दा है वहां उन्होंने उठाना चाहिए, वे नहीं उठा रहे।
और ऐसे लोगों का रिजर्वेशन सरकार हर 10 साल बढ़ाती है। मतलब SC ST का जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है वह 10 साल बढ़ाती है। इस रिजर्वेशन को 10 साल में बंद करने के लिए कहा था, वो सरकार 10 साल बढ़ाती है, जिसका कोई फायदा नहीं है। SC ST को कोई फायदा नहीं होता, जो सरकार 10 साल बढ़ाती है। इसलिए हम लोगों ने SC अर्थात अनुसूचित जाति की ओर से भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम के साइन से गृह मंत्रालय को लेटर, राष्ट्रपति को लेटर दिया है कि आपने जो 10 साल का रिजर्वेशन SC ST का पॉलिटिकल रिजर्वेशन बढ़ाया है, हम इसका विरोध करते हैं, क्योंकि हमारे लोग नहीं हैं। एक तो ये कांग्रेस के हैं या तो बीजेपी के हैं। अगर बच गए तो CPI के हैं, और भी बच गए तो CPIM के हैं, और भी बच गए तो तृणमूल कांग्रेस के हैं। ये हमारे लोग नहीं है, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। मेश्राम साहब ने एक मेमोरेंडम भेजा है, साइन करके भेजा है, राष्ट्रपति को भेजा है, गृह मंत्रालय को भेजा है, PM ऑफिस को भेजा है। वैसे बामसेप के दिशा निर्देशन और नियंत्रण और निगरानी में काम करने वाला संगठन है राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है प्रोफेसर HN रेकवाल साहब। उनकी साइन से भी एक मेमोरेंडम हमने राष्ट्रपति भवन भेजा है कि ST के जितने भी लोग पुनः पैक से चुनकर जाते हैं वो हमारे सही नुमाइंदे नहीं है, हमारे सही प्रतिनिधि नहीं है, या हमारे रियल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, और हम इसको मान्यता नहीं देते। क्योंकि जब पुनः पैक्ट हो रहा था तब ये बात भी स्पष्ट हुई थी कि 70% समाज का समर्थन चाहिए इन लोगों को, और हम समाज में सबसे 2 बड़े संगठन है। SC का सबसे बड़ा संगठन ये भारत मुक्ति मोर्चा है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब है, और आदिवासियों का सबसे बड़ा राष्ट्रीय स्तर का संगठन राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद है, और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर HN रेकवाल साहब है, जो आपके MP के हैं, मध्य प्रदेश के हैं। जो लोग वहां बैठकर कानून बना सकते हैं वो नहीं बना रहे, इसलिए हमारी समस्या है। मैं तो ये कहता हूं कि ब्राह्मणों से हमारी कम समस्या है, हमारे लोगों से हमारी ज्यादा समस्या है। इसलिए यहां से आगे और एक निर्णय लिया जाएगा। जो हमारे SC और ST के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या विधायक है, उनको हम घेराव करेंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी को। अगर आप लोग SC के नाम से चुनकर जाते हो, ST के नाम चुनकर जाते हो, और वहां बैठकर SC और ST के खिलाफ कानून बनाते हो, जो सरकार कानून बनाती है उसका समर्थन करते हो। वैसे भी एक बात आपकी जानकारी के लिए बता दूं साथियों, MP का मतलब मध्य प्रदेश नहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट काम क्या है? कोई भी MP अगर वहां चुनकर जाता है तो उसका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट काम क्या है? तो उसका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट काम है अपने समाज के हित में कानून बनाना। क्या हमारे 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इसकी खबर है, जानकारी है, पता भी है? केवल फीत काटना और समाज मंदिर का उद्घाटन करना ये MP का काम नहीं होता। तो हित में कानून बनाना, अमेंडमेंट करना, उसको लागू करने के लिए कानून बनाना, ये होता है। और हमारे जो SC और ST के MP वहां चुनकर जाते हैं, उनको तो बस लाल दिए की गाड़ी मिलते हैं, रहने खाने के लिए व्यवस्था होती है, बस उसी में खुश होते हैं। अभी 131 ने अपना अगर पीछे लिया समर्थन, अभी बीजेपी की सरकार, मोदी की सरकार गिर सकती है, लेकिन ऐसा वो नहीं कर रहे। क्यों? पुनः पैक्ट, और उनको समाज का डर नहीं है। हमारे जो MP है, SC ST के MP है, OBC के भी MP है, समाज का डर नहीं उनको। अभी किसान बामसेप के दिशा निर्देशन और निगरानी में और एक संगठन है राष्ट्रीय किसान मोर्चा। 5 जून 2020 को नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों के खिलाफ 3 अध्यादेश लाए। तो राष्ट्रीय किसान मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है राम सुरेश वर्मा जी, उन्होंने आंदोलन शुरू किया। कौन सा आंदोलन शुरू किया? 16 अगस्त को हर तहसील कचहरी पर और जिला कचहरी पर ज्ञापन देना
राष्ट्रपति को कि ये अध्यादेश वापस लिया जाए। अब दूसरा 31 को है कल, वो कौन सा आंदोलन है? दूसरा चरण। दूसरा चरण है हम 543 एमपी के पुतले जलाना चाहते हैं, प्रतीकात्मक पुतले जलाना चाहते हैं, स्टैच्यू जलाना चाहते हैं। क्यों? किसी भी एमपी से हमारी कोई निजी दुश्मनी नहीं है, किसी एमपी की जमीन मेरे जमीन के साथ लगी हुई नहीं है, किसी एमपी के ढोर डंगर मेरी खेती में नहीं आते और मेरे ढोर डंगर उनकी खेती में नहीं जाते। यह समाज के हित का सवाल है। हम इसलिए उनकी प्रतिमा जला रहे हैं, फोटो जला रहे हैं, ताकि उनको पता चले कि हम लोगों ने आपको किसके लिए चुनकर दिया है। आप एससी के नाम पर चुनकर जाते हो, एसटी के नाम पर चुनकर जाते हो, किसान के बेटे के नाम पर चुनकर जाते हो, माइनॉरिटी के नाम पर चुनकर जाते हो, और जैसे ही चुनकर जाते हो कांग्रेस के लिए काम करते हो, बीजेपी के लिए काम करते हो, सीपीआई के लिए काम करते हो, सीपीआईएम के लिए काम करते हो, तृणमूल के लिए काम करते हो। ये कौन है? ब्राह्मण, मतलब ब्राह्मण के लिए काम करते हो। चुनकर जाते हो, अपनी समाज और जाति का नाम लेकर काम करते हो ब्राह्मण के लिए। हम अभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, बस हो गया, 70 साल हो गए, अब यहां से आगे बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए हम आगाह करना चाहते हैं, एससी एसटी ओबीसी के एमपी को आगाह करना चाहते हैं हम। अरे हमारे खिलाफ वो कानून बना रहे हैं उधर बैठकर, और आपको पता भी नहीं है। तो आपको आगाह करने के लिए राष्ट्रीय किसान मोर्चा द्वारा आपकी प्रतिमा जलाने का कल कार्यक्रम है। और जो तीसरा चरण है उसमें विधायक की प्रतिमा तहसील कचहरी पर जलाएंगे, कि उनको पता चले कि हमारा काम क्या है चुनकर आने के बाद। मैं इसलिए ये बातें आपको साथियों बता रहा हूं कि ये कानून, कि इस कानून के बारे में इनको कोई जानकारी नहीं है। क्या कानून बन रहे, कौन कानून बना रहा है, केवल वो हाथ ऊपर करते हैं और बस तालियां बजाते हैं। बस ये 2 काम उनको दिए हैं, उसके अलावा तीसरा काम नहीं दिया। ये अगर देश चलाने वालों की हालत है तो किसी न किसी को तो आगे आना होगा, किसी न किसी को तो रिस्क लेनी होगी, किसी न किसी को तो जान जोखिम में डालनी होगी, किसी न किसी को तो संघर्ष करना पड़ेगा। तो हमने निर्णय लिया कि ये काम हम करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। इसलिए साथियों, केवल 5वीं और 6ठी अनुसूची संविधान में डालिए, बाबा साहब का बहुत अनंत उपकार है हमारे ऊपर, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उसको लागू करने के लिए कोई कानून नहीं, और लागू करने के लिए 9वीं अनुसूची में उसको डालना चाहिए, और केवल डालना नहीं, एक कानून बनाना चाहिए। जैसे एससी एसटी एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट बनाया, जैसे सिविल राइट्स प्रिवेंशन एक्ट बनाया, वैसे इसका भी 5वीं और 6ठी अनुसूची राइट्स प्रिवेंशन एक्ट बनाना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो इसका उपयोग होगा, अन्यथा उपयोग नहीं होगा। और इसके लिए दबाव निर्माण करने का काम राष्ट्रीय स्तर पर हमें करना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए। और जो लोग हमारी ओर से चुनकर जाते हैं, एससी एसटी ओबीसी जो भी है, उनको लगना चाहिए कि यहां के आगे का चुनाव आसान नहीं है। तीसरा विषय यह है साथियों कि सीए, एनआरसी और एनपीआर से आदिवासियों का नुकसान एवं उसका भावी दुष्परिणाम क्या होगा। ये 3 ही जो मुद्दे हैं ना साथियों, नंबर 1 सलवा जुड़ुम, नंबर 2 नक्सलवाद, और नंबर 3 सीएए, एनपीआर, एनआरसी। ये 3 मुद्दे ये केवल और केवल आदिवासियों को उनकी जमीन जंगल और जल से खदेड़ने के मुद्दे। पहले 2 तो मैंने बताया, अब तीसरा बताने की कोशिश करूंगा। साथियों, ये जो एनआरसी वाला मामला है, तो आर्टिकल 6 से 11 तक किसको नागरिकता देनी चाहिए इसमें जिक्र किया गया है, आर्टिकल 6 से 11 तक। और 1955 में कानून बनाया,
उस समय बाबा साहब जिंदा थे, कानून बनाया कि भारत में रहने वालों को नागरिकता देनी चाहिए। भारत में जो भी 1955 को भारत में जो भी लोग रहते हैं 55 को, तो उनको नागरिकता देनी चाहिए, कानून है। फिर क्या हुआ, फिर 1990 को उसमें अमेंडमेंट हुआ, और वो अमेंडमेंट उस समय के प्रधानमंत्री वीपी सिंह थे, उन्होंने किया। क्या अमेंडमेंट किया? वीपी सिंह ने अमेंडमेंट किया कि 1955 के कानून के तहत उनके जो वारिस है, उत्तराधिकारी है, उनको भी भारत की नागरिकता देनी चाहिए। वीपी सिंह ने, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कानून बनाया, अमेंडमेंट किया, संशोधन किया, और क्या किया कि 55 के अनुसार जिनको भारत की नागरिकता मिली, उनके वारिस को, उनके उत्तराधिकारी को भी नागरिकता भारत की देनी चाहिए। फिर 2001 में बीजेपी की सरकार आई और अटल बिहारी देश के प्रधानमंत्री बने। जब बीजेपी की सरकार आई और अटल बिहारी देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने फिर अमेंडमेंट किया और कहा कि 19 लाख लोगों को भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती, और उस 19 लाख लोगों में केवल 5 लाख मुसलमान हैं और बचे हुए 14 लाख से भी ज्यादा लोग एससी, एसटी, ओबीसी, एनटी, डीएनटी, वीजेएनटी के हैं। और मीडिया प्रचार कर रहा है, कांग्रेस प्रचार कर रही है, बीजेपी प्रचार कर रही है, कम्युनिस्ट वाले प्रचार कर रहे हैं, तृणमूल वाले प्रचार कर रहे हैं। क्या प्रचार कर रहे हैं? मुसलमानों के विरोध में, मुसलमानों के विरोध में, मुसलमानों के विरोध में। ये तो पहली बार वामसेप तथा भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर वामन मेश्राम साहब ने कहा, अरे भाई मुसलमानों के खिलाफ तो है ही, लेकिन मुसलमानों से 3 गुना ज्यादा ये कानून एससी के खिलाफ है, एसटी के खिलाफ है, ओबीसी के खिलाफ है, एनटी डीएनटी के खिलाफ है। तब जाके लोगों में पता चला कि ये मामला कुछ अलग है। अभी 1969 में एक कानून बनाया। 1969 में कानून क्या बनाया? 1969 में कानून बनाया बर्थ सर्टिफिकेट। हमारे साथ खेल क्या हो रहा, और हमारा जो पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी वर्ग है वो केवल सरकारी नौकरी कर रहा है। ये सारी बातें तफसीलवार अध्ययन करके लोगों के सामने रखनी चाहिए, और यही काम फुले शाहू अंबेडकर और पेरियार ने हमें दिया है। वो करने के बजाय केवल आदिवासी ही मूल निवासी है और बाकी मूल निवासी नहीं, इसके प्रचार में लगे हुए हैं। अपनी योग्यता, अपनी प्रतिबद्धता, अपने इंटेलिजेंस कहां यूज करनी चाहिए, वो तो आदिवासियों को आइसोलेट करना चाहते हैं, और आदिवासियों का बुद्धिजीवी वर्ग खुद को आइसोलेट करना चाहता है। मतलब दुश्मन के नक्शे कदम हम चलने का काम कर रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए। तो साथियों, ये 1969 में कानून आया कि जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र अधिकार, और 71 को यह लागू हुआ। 1971 को कानून लागू हुआ, और सर्टिफिकेट कहां का मांग रहे हैं? 1950 के पहले का। कानून कब बना? 69। लागू कब हुआ? 71। मांग कब कर रहे हैं? 50 के पहले का। अरे भाई 71 से मांगो ना, 71 से नहीं मांग रहे। क्यों? क्योंकि उनको पता है। क्या पता है? आदिवासी के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। क्यों? माइग्रेट होते हैं हमेशा, आज यह गांव, परसों दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, हमेशा माइग्रेट होते हैं। दूसरा, उनके पास रेवेन्यू का कोई रिकॉर्ड नहीं, जमीन का जो रिकॉर्ड होता है उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं। ये आदिवासी को कम मालूम है, दुश्मन को ज्यादा मालूम है। और तीसरा, उनके जो पुरखे हैं उनका कोई सबूत उनके पास नहीं है, जानकारी भी नहीं है। इतने अनपढ़ लोग हैं। तो ऐसे लोगों को कहा जा रहा है कि आप जन्म प्रमाण पत्र लाओ।
बर्थ सर्टिफिकेट लाओ, कहां से लाएंगे? 7/12 लाओ, कहां से लाएंगे? रेवेन्यू रिकॉर्ड लाओ, कहां से लाएंगे? 1950 के पहले का अपने पुरखों का सर्टिफिकेट लाओ, कहां से लाएंगे? नहीं लाएंगे। नहीं लाएंगे का मतलब आप आदिवासी नहीं हो। अरे आदिवासी छोड़ो, आप भारत के नागरिक नहीं हो, मतलब आपको भारत में रहने का अधिकार नहीं है। क्या होने वाला ये मैं बता रहा हूं। और कितने आदिवासी भारत में हैं? 11,66,972 आदिवासी है। और 11,66,972 आदिवासियों को देश से खदेड़ने का कार्यक्रम है एनपीआर, सीएए और एनआरसी। इतना भयानक भारी नुकसान आदिवासियों का होने वाला है। आपको आप 5वीं और 6ठी अनुसूची के लिए, आपकी जमीन हड़पने के लिए, जमीन हड़प और वो माइन पर कब्जा करने के लिए, 89 धातु पर कब्जा करने के लिए और 11,000 लाख करोड़ पर कब्जा करने के लिए इतना बड़ा खतरनाक षड्यंत्र आदिवासियों के खिलाफ चल रहा है। पहले सलवा जुड़ूम, फिर नक्सलवाद, और ये आप कानून बनाकर कह रहे हैं कि आप निकल जाओ, आपको यहां रहने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि आप भारत के नागरिक नहीं हो। इसलिए साथियों, मैं अंत में ये कहना चाहूंगा, कंक्लूड में ये कहना चाहूंगा कि ये जो सलवा जुड़ूम है, ये आदिवासियों को जल, जंगल, जमीन से हकालने का मामला है, खदेड़ने का मामला है। ये जो नक्सलवाद है, वो आदिवासियों को जल, जंगल, जमीन से खदेड़ने का मामला है। और ये जो एनआरसी, सीएए और एनपीआर, ये भी आदिवासियों को जल, जंगल और जमीन से खदेड़ने का मामला है। लेकिन ऐसा करते समय सरकार ने एक काम किया है, कौन सा? कि आदिवासी को बिगर आदिवासी का समर्थन नहीं मिलना चाहिए, इसलिए उनको नक्सलवादी घोषित किया है। इसलिए मैं घोषित करता हूं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की ओर से, बामसेप और भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से हम घोषित करते हैं कि आदिवासी हमारा भाई है। जब बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान लिखना शुरू किया तो बाबा साहब ने सोचा, क्या सोचा? कि 80-15% है, लोह चुंबक जैसे भी कटाते तब भी कुछ नहीं कर सकते भारत की राजनीति में, क्योंकि भारत में लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी। फिर उन्होंने इतिहास के पन्ने पलटे, इतिहास का अध्ययन किया और हमारा 2 नंबर का भाई ढूंढ निकला जिसका नाम है एसटी, आदिवासी। फिर बाबा साहब ने कैलकुलेशन किया, 15% एससी और 7.5% एसटी, 22.5% होते हैं। फिर बाबा साहब ने सोचा ये भी फॉर्मूला भारत की राजनीति में लागू नहीं होगा। फिर बाबा साहब ने इतिहास के पन्ने पलटे, इतिहास का अध्ययन किया और हमारा बड़ा भाई ढूंढ निकाला जिसका नाम है ओबीसी, और उनकी जनसंख्या 52% है। फिर हो गए 52 + 15 + 7.5 74.5। फिर बाबा साहब को लगा कि अब हमारा काम बन सकता है। फिर बाबा साहब ने इतिहास के पन्ने खोले, इतिहास का अध्ययन किया और हमारा 4 नंबर का भाई ढूंढ निकाला जिसका नाम है एनटी, डीएनटी, विजेएनटी। और उनको 46 के तहत उनके अधिकार उनको दिए, जनसंख्या के अनुसार दिए, संख्या के अनुपात में दिए। फिर बाबा साहब ने 5 नंबर का भाई ढूंढ निकाला जिसका नाम है कन्वर्टेड मूल निवासी। इसी मिट्टी में पैदा हुआ हमारे ही कुछ लोग मुसलमान बने, क्रिश्चियन बने, सिख बने, बुद्धिस्ट बने, जैन बने, लिंगायत बने, हमारे ही लोग हैं। तो उनकी भी व्यवस्था आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 30 तक की। और इसी देश की जो 50% आबादी है महिला, उनकी भी व्यवस्था हिंदू कोड बिल के तहत की। यह है संविधान। इसलिए हमारा यह निर्णय है, इसलिए हम यहां घोषणा कर रहे हैं कि हम आदिवासियों को हर तरह का समर्थन करेंगे। उनकी 5वीं और 6ठी अनुसूची लागू करने के लिए 9वीं अनुसूची में डालने हेतु और उसका कानून बनाने हेतु जितना हो सके हम उसका समर्थन आदिवासी का करेंगे, क्योंकि हमारा भाई है और भाई का एक भाई ने दूसरे भाई का समर्थन करना चाहिए। इसलिए बामसेप के दिशा निर्देशन और निगरानी में आज की तारीख में 86 सहयोगी संगठन है।
बामसेप और बामसेप में शामिल बामसेप में सहयोगी संगठन, भारत मुक्ति मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा के सहयोगी संगठन, बहुजन क्रांति मोर्चा और उसमें शामिल संगठन, ऐसे सभी संगठनों का समर्थन हम आदिवासी को देंगे, लेकिन आदिवासियों को आइसोलेट और सेग्रीगेशन होने नहीं देंगे। लेकिन आदिवासी लोगों को भी मैं अपील करना चाहूंगा, खासकर पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोगों को अपील करना चाहूंगा कि हम आपको समर्थन देने के लिए तैयार है, आप लेने के लिए तैयार क्यों नहीं? हम देने के लिए तैयार हैं, और आप केवल आदिवासी ही मूल निवासी है ऐसा प्रचार करके क्या साबित करना चाहते हो? अकेले पढ़ना चाहते हो? दुश्मन की तो यही चाल है कि आपको आइसोलेट करे। और अगर आप लोगों ने, आदिवासी लोगों ने हमारा बगैर आदिवासी का समर्थन लिया, आपका क्या नुकसान है? क्या नुकसान है आपका? हम आपको समर्थन देंगे, और जब हमारा मुद्दा आएगा, एससी का मुद्दा आएगा, ओबीसी की जातिगत गिनती का मुद्दा आएगा, हमारे माइनॉरिटी के मुद्दे आएंगे, एनटी डीएनटी के, आप समर्थन दे दो, समर्थन ले लो और समर्थन दे दो। गिव कोऑपरेशन एंड टेक कोऑपरेशन। अगर ऐसा किया तो एसटी की भी समस्या का समाधान होगा, एससी की भी समस्या का समाधान होगा, ओबीसी की भी समस्या का समाधान होगा, एनटी डीएनटी विजेएनटी की भी समस्या का समाधान होगा, विद्यार्थी की समस्या का समाधान होगा, महिला की समस्या का समाधान होगा, कामगारों की समस्या का समाधान होगा, किसानों की समस्या का समाधान होगा। हमारी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं होता मालूम है? हम अकेले अकेले लड़ते हैं, इसलिए समाधान नहीं होता, और 70 सालों से लड़ते हैं। फिर भी सोचने के लिए हम तैयार नहीं कि हमारा समाधान क्यों नहीं हो रहा है, हमारी समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा है। ये पहली बार वामन मेश्राम नामक व्यक्ति ने सोचा, क्या सोचा? कि हमारे ईगो और अहंकार की वजह से हम अलग अलग लड़ रहे हैं। ये जो हमारा ईगो है, अहंकार है, इसकी वजह से हम अलग अलग लड़ रहे हैं। ब्राह्मणों ने जातियों का निर्माण किया, किस लिए? हम इकट्ठा नहीं आनी चाहिए। और हम पढ़े लिखे लोग एससी एसटी ओबीसी के इतने महान निकले कि उन्होंने, ब्राह्मणों ने 6000 जातियों का निर्माण किया, और हमारे पढ़े लिखे लोगों ने, बुद्धिजीवी लोगों ने 6 लाख संगठनों का निर्माण किया। मतलब ब्राह्मणों से 100 गुना खतरनाक हम लोग हैं। उन्होंने 6000 जातियों का निर्माण किया, हमने 6 लाख संगठनों का निर्माण किया। कैसे एक हो गए? और अलग अलग लड़ रहे, अलग अलग लड़ रहे। कितने साल? 5 साल लड़ रहे, 10 साल से लड़ रहे, 25 साल से लड़ रहे, 50 साल से लड़ रहे, बस लड़ ही रहे। इसलिए साथियों कि हम लोगों को निर्णय लेना होगा कि हमारा ईगो और अहंकार की वजह से सत्यानाश हो रहा है, तो ईगो और अहंकार को हटाना चाहिए, और ईगो और अहंकार से ज्यादा समाज का हित देखना चाहिए। वो संविधान को जला रहे हैं चौराहे पर, जंतर मंतर पर। एलपीजी की वजह से पूरा संविधान उन्होंने खत्म किया है, कुछ बचा नहीं है। समाज का नुकसान हो रहा है, और हम 6 लाख दर हर रोज एक संगठन नया निर्माण कर रहे हैं। इसलिए अगर हमने हमारा ईगो और अहंकार साइड में रखा और समाज हित को ध्यान में रखा, और हमारा एक ही दुश्मन है उसको निर्धारित किया, तो लड़ाई आसान होगी। और ये पहल कोई करे या ना करे, बामसेप ने की है, 2015 में की है, और तब से लेकर आज तक 6 लाख संगठनों में से हम 50 लाख संगठनों को हमारे साथ जोड़ने के लिए सफल हुए सभी। इसलिए बहुजन क्रांति मोर्चा नाम का प्लेटफॉर्म निर्माण किया है, और उस प्लेटफॉर्म के तहत हमने अपील की लोगों से। क्या अपील की? कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे, कॉमन एजेंडा बनाएंगे। आपका झंडा लेके आओ, आपका डांडा लेके आओ, आपका एजेंडा लेके आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आओ। अब तक अकेले अकेले लड़े, सफल नहीं हुए, अब मिलकर लड़ेंगे, और मिलकर लड़ेंगे और दिखाएंगे 85% क्या होता है, बहुजन समाज क्या होता है, और मूल निवासी क्या होता है। अगर इसके लिए हम लोगों ने आदिवासी एरिया में जाकर, खासकर बामसेप और भारत मुक्ति मोर्चा के लोगों ने आदिवासी एरिया में जाकर इस तरह का प्रचार प्रसार करना होगा, और हम लोगों ने निर्धारित करना होगा कि हर रोज मैं